it's Vinod Manas with chemistry classes. Our today's topic is dual nature of radiations or dual character of radiations. ड्यूल का मतलब होता है टू. तो रेडिएशंस के पास या एनर्जी जो किसी भी सोर्स से निकल रही है, उन रेडिएशंस के पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के पास होता है टू टाइप्स ऑफ नेचर, दैट इज वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर. द वेव नेचर ऑफ रेडिएशंस इज वेरीफाइड बाय फिनोमेना लाइक रिफ्रैक्शन, interference and diffraction, whereas the particle nature is verified by the phenomena like black body radiations, phenomena like photoelectric effect, variation of heat capacity as a function of temperature, etc. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें वेव नेचर की, तो वेव नेचर इज वेरीफाइड बाय इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन. रिफ्रैक्शन का मतलब आपको पता है कि रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जब भी कभी किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं, चाहे लाइटर टू डेंसर जाए या डेंसर टू लाइटर जाए, देयर इज अ बेंडिंग ऑफ रेडिएशंस. The most common one is your bending of light. So whenever electromagnetic radiations pass from one medium to the other, there is a bending of radiations, and this bending is called as refraction. Diffraction means the bending of radiations when they are having an obstacle in their path. जब वो किसी ऑब्स्टेकल की एज को टच करते हुए या बहुत ही स्मॉल अपर्चर से गुजरते वक्त जब वो बेंड होते हैं, अपर्चर इज हैविंग साइज स्मॉलर देन द साइज ऑफ वेव. दैट मीन्स जो वेव बन रही है उससे भी छोटा साइज अगर होता है किसी अपर्चर का, किसी छोटे से सुराख का, तो उसमें से जब आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकलेंगी, दे विल बेंड. तो बेंडिंग ऑफ रेडिएशंस व्हेन दे टच अ शार्प एज इज कॉल्ड योर डायफ्रैक्शन. इंटरफेरेंस की बात करें तो इंटरफेरेंस एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें कि दो अलग अलग सोर्सेस से आने वाली वेव्स, रेडिएशंस एक दूसरे को इंटरफेयर करती हैं. मतलब दोनों सोर्सेस से जो आपकी रेज आ रही हैं, रेडिएशंस आ रही हैं, वो वेव्स की फॉर्म में हैं. सो दे कैन कंबाइन विद ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ कि क्रेस्ट इज ओवरलैप्ड विद क्रेस्ट, क्रेस्ट क्रेस्ट से कंबाइन हो रही है जिसको कि हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं, या फिर क्रेस्ट इज कंबाइंड विद ट्रफ जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. इसके अलावा भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं, बट इंटरफेरेंस यही फिनोमेना है जिसमें कि एक वेव दूसरी वेव के साथ इंटरफेयर करती है. आइदर दे फॉर्म द क्रेस्ट एट द सेम टाइम और दे डोंट फॉर्म क्रेस्ट और ट्रफ एट द सेम टाइम. Particle nature of radiations is explained by black body radiations, photoelectric effect, variation of heat capacity as a function of temperature, emission spectrum of hydrogen, etc. But in this lecture, we are going to discuss only about black body radiations and photoelectric effect. Black body radiations. Black body क्या होती है पहले वो समझ लेते हैं. Black body एक ऐसी बॉडी, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो इक्वल अमाउंट में एनर्जी या रेडिएशंस को एब्जॉर्ब और एमिट करता है. एनी ऑब्जेक्ट, एनी बॉडी दैट एब्जॉर्ब्स एंड एमिट्स इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी और रेडिएशंस is called as black body. We can also call it a perfect absorber and emitter of radiations or energy. Likewise, अगर हम बात करते हैं एनर्जी की, तो एनर्जी इज एसोसिएटेड विद वेवलेंथ्स एंड फ्रीक्वेंसीज. सो वी कैन ऑल्सो कॉल दैट ब्लैक बॉडी इज द बॉडी दैट कैन एब्जॉर्ब एंड एमिट ऑल टाइप्स ऑफ रेडिएशंस और ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी. फॉर एग्जाम्पल सन इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ब्लैक बॉडी. सन के कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है, बट एट द सेम टाइम बहुत सारी एनर्जी भी रिलीज हो रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट. दैट हीट इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड बाय हाइड्रोजन एंड हीलियम ऑलरेडी प्रेजेंट इन द सन, एंड देन इट इज रिलीज्ड एंड एमिटेड. सो आप कह सकते हो कि सन के कोर में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, सन के अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन, एंड द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज बीइंग रिलीज्ड बिकॉज सन इज ऑलरेडी क्वाइट हॉट. So sun is the best example of black body. Though it is not the perfect example of black body, but it is the best example of black body. Black bodies के अगर एक example की और बात करें तो हम सभी के घरों में जो इलेक्ट्रिक लैंप है, that can also act as a black body. इलेक्ट्रिक लैंप इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करता है और एनर्जी को रिलीज करता है in the form of heat and light. Same amount of energy is consumed in the form of electricity, and the equal amount of energy is being released in the form of heat and light, and maybe some amount of UV radiations. A black body can absorb all types of frequencies and it can also release all types of frequencies. That means अगर मैं
किसी भी ब्लैक बॉडी की बात करूं तो एक ब्लैक बॉडी के लिए ग्राफ अगर प्लॉट किया जाता है फॉर इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशंस वर्सेस वेवलेंथ, तो एक ग्राफ हमें मिलेगा जो कुछ इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ, तो ग्राफ हमें मिलेगा कुछ इस तरीके से, एक बेल शेप्ड ग्राफ। दिस ग्राफ इज नॉर्मली नोन एज मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। इस तरीके की कोई भी कर्व जो बेल शेप में आती है दैट इज कॉल्ड एज मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। हमें एक मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व मिल रही है विच इज इंडिकेटिंग दैट फॉर दिस वेवलेंथ, दिस इज द वेवलेंथ फॉर विच मैक्सिमम इंटेंसिटी इज देयर। मतलब ब्लैक बॉडी हर तरह के रेडिएशंस को एमिट कर रही है, लेकिन कोई एक रेडिएशन, कोई एक वेवलेंथ, कोई एक फ्रीक्वेंसी ऐसी होती है जिसे ब्लैक बॉडी सबसे ज्यादा रिलीज करती है। फॉर एग्जाम्पल दिस मार्कर इज अ पीस ऑफ आयरन, और मैं इसको इतना हीट करता हूं कि ये रेड हॉट हो जाता है। जब ये रेड हॉट हो गया उस समय ये बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज, बहुत सारी वेवलेंथ को एमिट कर रहा है, लेकिन रेड कलर की वेवलेंथ को ये सबसे ज्यादा एमिट करता है, इसीलिए हमें रेड कलर का नजर आता है। अगर इसका टेम्परेचर हम थोड़ा सा और इंक्रीज कर दें, थोड़ा सा और राइज कर दें, तो वी विल सी द कलर चेंजेस फ्रॉम रेड हॉट और ऑरेंज हॉट टू येलो हॉट या व्हाइट हॉट। येलो हॉट के केस में हम कहेंगे कि अब जो आयरन का पीस मेरे पास है वो येलो कलर की वेवलेंथ को ज्यादा एमिट कर रहा है। दैट मीन्स कि जो आयरन का पीस है जब वो रेड हॉट था वो तब भी येलो कलर की वेवलेंथ को एमिट कर रहा था, मगर वो वेवलेंथ कम एमिट हो रही थी, वो रेड कलर की वेवलेंथ को ज्यादा एमिट कर रहा था। सो द वेवलेंथ विच इज बीइंग एमिटेड मैक्सिमम is called your lambda max. Maximum wavelength. Lambda stands for the wavelength and maximum wavelength. Lambda max is the wavelength which is being emitted, which is being released by the black body to the maximum extent. मतलब वो wavelength जिसकी intensity सबसे ज़्यादा होती है, that is lambda max. If I am going to plot a graph फॉर ए ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के लिए, ब्लैक बॉडी के रेडिएशंस के लिए, कि ब्लैक बॉडी ने जो भी रेडिएशंस एमिट किए उसके लिए अगर मैं एक ग्राफ प्लॉट करता हूं तो उस ग्राफ में हमें यह नजर आता है कि हर तरह की वेवलेंथ एमिट हो रही है, और जैसे जैसे वेवलेंथ इंक्रीज होती जा रही है इंटेंसिटी भी इंक्रीज होती जा रही है। एट ए सर्टेन वेवलेंथ वी आर हैविंग द मैक्सिमम इंटेंसिटी एंड आफ्टर दैट देयर इज द फॉल इन इंटेंसिटी दो वेवलेंथ इज राइजिंग। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया आयरन के केस में, रेड हॉट के केस में, जब आपने टेम्परेचर राइज किया तो यू ऑब्जर्व दैट द वेवलेंथ विच इज बीइंग रिलीज्ड, विच इज बीइंग एमिटेड टू द मैक्सिमम एक्सटेंट इज नॉट रेड नाउ, इट हैज टर्न्ड इनटू येलो, वो येलो हो गई है। दैट मीन्स कि अगर टेम्परेचर T1 पर मेरी कर्व इस तरीके से आती है और ये वैल्यू लैम्डा मैक्स की है, तो जैसे ही मैंने टेम्परेचर को राइज करके T1 से T2 किया तो उस वक्त जो लैम्डा मैक्स है वो ये हो जाएगी। द लैम्डा मैक्स इज चेंज्ड at low temperature. Your red or orange color was emitted to the maximum extent, but when the temperature is increased, when the temperature was raised, so we can see the color which is emitted by iron piece, आयरन के जो टुकड़े ने कलर एमिट किया था वो येलो था, येलो कलर का हो गया था वो, क्योंकि अब वो ऑरेंज कलर की वेवलेंथ को उतना एमिट नहीं कर रहा है, कर रहा है पर उतना एमिट नहीं कर रहा है जितना कि वो येलो कलर की एमिट कर रहा है। येलो कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा एमिट हो रही है, इसलिए आयरन का पीस आपको येलो नजर आ रहा है, इंडिकेटिंग मी दैट विद राइज इन टेम्परेचर द वेवलेंथ इज डिक्रीजिंग। रेड कलर की वेवलेंथ हाई होती है जबकि येलो कलर की वेवलेंथ लो होती है। एज ए रिजल्ट हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जैसे जैसे हम किसी भी ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर राइज करते जाएंगे तो लैम्डा मैक्स जो है वो डिक्रीज होती जाएगी। लैम्डा मैक्स का मतलब होता है वो वेवलेंथ जो सबसे ज्यादा एमिट हो रही है, और यहाँ पर डिक्रीज से मेरा मतलब क्या है कि लैम्डा मैक्स पहले रेड कलर के कॉरस्पॉन्डिंग था तो अब येलो क्या आएगा, उसके बाद और हम इसको हीट करेंगे किसी ब्लैक बॉडी को, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दी ओनली आयरन पीस नाउ, आई एम टॉकिंग अबाउट दी एनी ब्लैक बॉडी। तो किसी भी ब्लैक बॉडी के लिए अगर पहले रेड कलर एमिट हो रहा था तो फिर येलो एमिट हो रहा है, तो उसके बाद ऑब्वियसली वो शिफ्ट होगा टुवर्ड्स ब्लू and ultimately towards UV radiations and so on. So we can say the lambda max, the lambda where max, the wavelength which is lambda max is decreasing with rise in temperature for a black body. Electric effect was first performed by Heinrich Rudolf Hertz. He was the first person who performed this experiment. What he did, he took a discharge tube, एक discharge tube ली इन्होंने, with the help of a vacuum pump, all of the air or gas present in the discharge tube was removed and the vacuum was created here. और ये सारा सेटअप कर दिया वायर्स की हेल्प से, एमीटर, बैटरी की
और डिस्चार्ज ट्यूब को एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर दिया कुछ इस तरीके से। आफ्टर इंसर्टिंग द की, एमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं आई, देयर वाज जीरो डिफ्लेक्शन इन एमीटर, नो करंट वाज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, क्योंकि यहां पर तो सर्किट ब्रोकन है और वैक्यूम में इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल नहीं करती। हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज ने लाइट को इंसिडेंट किया मेटल के इस शीट पर जिसे जोड़ा गया था बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ। तो ऑब्वियसली इस शीट पर नेगेटिव चार्ज था इलेक्ट्रॉन्स के कारण, और इस शीट पर तो पॉजिटिव चार्ज है बिकॉज इट इज बीइंग कनेक्टेड विद पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। जैसे ही लाइट को इंसिडेंट किया, इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट जैसे ही इसके ऊपर फेंकी, इट वॉज ऑब्जर्व्ड दैट एमीटर शोड सम डिफ्लेक्शन, एमीटर में कुछ डिफ्लेक्शंस आई, मतलब कि सर्किट कंप्लीट हो गया, जिसका साफ मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन्स यहां पर मेटल के सरफेस पर प्रेजेंट थे वो फ्लो करके यहां पहुंच रहे हैं और यहां से फिर आगे जाकर के दोबारा बैटरी में एंटर कर रहे हैं। सर्किट कंप्लीट होने के कारण एमीटर में डिफ्लेक्शन आई, जिसका मतलब बहुत साफ है, जैसा कि मैंने कहा कि यहां पर जो भी इलेक्ट्रॉन था मेटल के सरफेस पर वो यहां तक पहुंच गया। तो ये जो फिनोमेना हुआ लाइट के कारण, इलेक्ट्रॉन्स की इजेक्शन, लाइट विच कंटेन्स फोटॉन्स, तो फोटॉन्स के कारण इलेक्ट्रॉन्स की इजेक्शन को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। So the phenomena by which electrons are being ejected from the surface of a metal by using a beam of light of particular frequency and intensity is called as your photoelectric effect. Photoelectric effect की अगर हम बात करें तो photoelectric effect वही मेटल शो करते हैं जिनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू लो होती है, यानी कि जिनके एटम में से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवा पाना आसान होता है, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीशियम एटसेट्रा। सो दीज मेटल्स which are having very low IE values show photoelectric effect. So what we are observing during photoelectric effect, photons which are the particles of light are made to fall on the surface of a metal sheet. मेटल की शीट पर फोटॉन्स को इंसिडेंट करवाया गया। ये फोटोन जैसे ही मेटल की शीट पर गिरते हैं इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाता है। तो ये जो फोटोन आ रहा है, that photon is associated with some energy value, and energy of a quantum or energy of a photon is given by relation E is equals to h nu. That means a photon having energy E is falling at the surface of metal and pushing the electron to come out. That means जो फोटोन इंसिडेंट हो रहा है वो मेटल के सरफेस पे जब हिट करता है तो दो काम करता है। पहला काम इलेक्ट्रॉन को मेटल के सरफेस से बाहर लाता है और दूसरा काम उस इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करता है ताकि वो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता हुआ, बहता हुआ या भागता हुआ इस तरफ आ सके। दैट मीन्स energy of incident photon E is equals to energy required to eject electron E naught, जिसको कि हम W naught से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Energy of incident photon is equals to energy required to eject electron plus kinetic energy of electron। जो एनर्जी फोटोन के पास थी वो एनर्जी जैसे ही मेटल के सरफेस पर आती है वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन लेता है, मेटल के सरफेस को छोड़ता है, पहला काम करता है, और फिर दूसरा काम करता है कि इलेक्ट्रॉन यहां से लेके यहां तक भागता भी है बाय हैविंग दैट एनर्जी वैल्यू विद इट, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट is equals to energy required to eject electron, and energy required to eject electron को हम वर्क फंक्शन या फिर थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड एनर्जी कहा जाता है उस एनर्जी को जो इलेक्ट्रॉन को मेटल के सरफेस में से बाहर लाने के लिए चाहिए। एंड देन दिस इज योर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। So we can say E, which is equals to h nu, is equals to h nu naught, E naught के corresponding nu naught plus kinetic energy of the electron 1/2 mv square। Nu naught
is the frequency associated with this E नॉट. दैट मीन्स इस E नॉट के कॉरस्पॉन्डिंग जो आपकी फ्रीक्वेंसी है वो है न्यू नॉट. तो ये E नॉट है एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, तो न्यू नॉट है फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन. दैट मीन्स दिस इज योर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. अब अगर इंसिडेंट फोटोन के पास एनर्जी ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगी, बिकॉज वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड एनर्जी की जो वैल्यू है फॉर ए पर्टिकुलर मेटल इट इज नॉट गोइंग टू चेंज. दैट मीन्स ग्रेटर द एनर्जी पोजेस्ड बाय इंसिडेंट फोटोन, ग्रेटर विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन विच इज बीइंग इजेक्टेड. दूसरी चीज, अगर हम इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट को इंक्रीज करते हैं, इंटेंसिटी को इंक्रीज करने पर नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट होंगे वो बढ़ जाएंगे, बिकॉज इंटेंसिटी इंक्रीज करने का मतलब है नंबर ऑफ फोटॉन्स को इंक्रीज करना. नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया अगर आपके इंक्रीज होते हैं तो डेफिनेटली द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच विल बी इजेक्टेड विल आल्सो इंक्रीज. सो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने पर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने पर उसकी एनर्जी इंक्रीज होती है. दैट मीन्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस. एंड इफ वी आर इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, that means the number of photoelectrons which are ejected from the metal surface will increase. So this is our equation. E is equals to E naught plus kinetic energy, or you can say H nu is equals to H nu naught plus 1/2 mv square. बाकी इस इक्वेशन को हम थोड़ा बहुत और भी मॉडिफाई कर सकते हैं. वो कैसे कि अगर मैं H nu naught को इस साइड ले जाऊं तो मेरे पास आएगा H nu minus H nu naught is equals to 1/2 mv square. और taking H common, nu minus nu naught is equals to 1/2 mv square. So we can say kinetic energy of photoelectron which is 1/2 mv square is equals to H multiplied with nu minus nu naught. अगर 2 को मैं इस साइड ले जाऊं तो मेरे पास आ जाएगा 2H nu minus nu naught is equals to mv square, and on complete solving the V will be equals to square root of 2H nu minus nu naught upon m. So these three equations are used to solve numericals. Thanks for watching video.